सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट राज्य मंत्री आरपीएन सिंह जी। यूपी में आपको दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पहली मायावती जी से, दूसरी अन्ना हजारे और रामदेव से। कौन सी लड़ाई ज़्यादा भारी पड़ रही है आपके ऊपर? देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अन्ना जी को तो पहले उत्तर प्रदेश में देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार का क्या हालत है। कांग्रेस पार्टी ने कदम सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा कदम उठाया है और हम तो सहयोग सारे देश का इस चीज़ में मानेंगे। जैसे मैं आपसे चर्चा हुई थी, उत्तर प्रदेश की दूसरी चीज़ है, वहाँ उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा टूट चुकी है। मुझे लगता है इतिहास में किसी प्रांत में और इस देश के किसी प्रांत में उतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा। बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तमाम आंदोलन उठा रखे हैं, वो किसानों के मुद्दे हों, लॉ एंड और कानून व्यवस्था के मुद्दे हों। अगर आपको याद होगा कि ये सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने एक मुद्दा दिया था कि कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे। समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, उससे बेहतर करेंगे। तो लोग को समाजवादी पार्टी का कानून व्यवस्था तो कितना खराब था वो तो याद ही है, परंतु आज उससे कितना बेहतर हो गया है, कितना खराब हो गया है, ये पूरे उत्तर प्रदेश को देखने को मिलता है। आज नाबालिग पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जाति लड़कियों का और दलित महिलाओं के साथ जितना उत्पीड़न पुलिस थानों में हो रहा है, पुलिस कर रही है। और उससे भी अफसोस की बात है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम ऐसे विधायक हैं जो बलात्कार के चार्जेस पे स्वयं जेल में आज हैं। तो जहाँ सत्ता ही बलात्कार को आगे बढ़ाती हो, तो वो सरकार जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को कानून व्यवस्था बढ़ाने की बात की थी, जहाँ ये हाल हो, इससे भी हमें बहुत तेज़ी से लड़ना होगा। केंद्र सरकार तमाम योजनाएं और तमाम पैसे उत्तर प्रदेश को देती है, उसका हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से ज़रूर लेगी। आपकी बात से लग रहा है कि बहन जी तो अपनी लड़ाई हार जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि अन्ना हजारे और रामदेव की लड़ाई कांग्रेस की लुटिया डुबो दे यूपी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में। बाबा रामदेव के बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। पहले उन्हीं ने जो 10 साल में 1100 करोड़ रुपया कमा लिया, यही जनता को बता दें। हमारी भ्रष्टाचार की बात तो बाद में बात करें, अपना ही वो जनता को बता दें कि 1100 करोड़ 10 साल में कैसे कमाया जाता है। हम भी ये काम शुरू कर देते, कम से कम पूरा देश के लोग ये काम शुरू कर देते, उनकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन हो जाता। अन्ना हजारे जी की जहाँ तक बात है, उनके सुझाव हैं, उन सुझावों पर कांग्रेस ने काम किया है। लोकपाल बिल बन रहा है और प्रजातंत्र के हिसाब से पार्लियामेंट में डिस्कशन केंद्र सरकार ने बोली रखा होगा और लोकपाल बिल लाने के लिए कांग्रेस और केंद्र सरकार ने इस देश को बताया है कि लोकपाल बिल वो लाएंगे और उसके अंतर्गत कार्य करेंगे। दिल्ली के पूर्व आयकर आयुक्त हैं विश्वबंधु गुप्ता जी, उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के उन मुख्यमंत्रियों के नाम लिए हैं। मेरे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने नाम लिए, शरद पवार जी के नाम लिए, विलासराव देशमुख जी के नाम लिए, दिवंगत नेता रेड्डी जी का नाम लिया कि इन लोगों के स्विस बैंक में खाते हैं, उनके पास सबूत है। जर्मनी से 20 नाम आए जिनके अवैध रूप से धन जमा थे, उन नामों का खुलासा नहीं हुआ। अखबार में खुल गया उनके नाम, उनके पूरे अखबार में फ्रंट पेज कई अखबारों में उनके जितने लोग थे तमाम अखबारों में नाम निकले। जो गुप्ता जी बोल रहे हैं, अगर उनके पास सबूत है तो उस सबूत को लाएं और सरकार उस पर कार्य करेगी। तो अगर सबूत उनके पास हैं तो अभी तक क्यों बैठे हुए हैं? उस सबूत को प्रकाशित करें, आप ही के चैनल पे प्रकाशित करें, अखबारों के माध्यम से प्रकाशित करें, अधिकारियों को प्रकाशित करें, हमको दें, हम देखते हैं, हम उस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसा कहना आज के युग में साहब, लोग आरोप बड़े सिद्ध करने के लिए किसी पर आपके टेलीविज़न चैनल पे मैं कुछ भी कह सकता हूँ सबूत के बिना। आज मैं समझता हूँ मीडिया को भी, हम तो समझते हैं आप प्रजातंत्र में एक बहुत पहलू, आपका बहुत मजबूत पहलू है और आप लोग तमाम देश में जो दिक्कतें होती हैं उसको उजागर करते हैं, परंतु होड़ में आज टीवी चैनल किसी के चेहरे पे को दिखाकर बोलते हैं कि भ्रष्ट है, जनता उसको मान लेती है, परंतु उस आदमी के साथ क्या बीतती है इसके बारे में भी हमें एहसास करना चाहिए। और आरोप लगाना बहुत आसान होता है, एक उंगली उठाना बहुत आसान होती है, 3 उंगलियां अपने तरफ ही होती हैं। तो किसी पर ऐसे आरोप लगाने से पहले सबूत लगाने चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी ने जहां सबूत आए हैं, जो जेल में आज मंत्री हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई की ना। किसी और दल ने, किसी और नेता ने अपने ही मंत्रियों को, अपने ही सांसदों को जेल भेजा हो तो आप बताएं सर। मायावती जी का नाम लिया जाता है, उन्होंने अपने मंत्रियों को भी जेल भेजा, सांसद अपने घर पे बुला के गिरफ्तार करवाया। जेल नहीं किया, जब पब्लिक इमेज इतना ज़्यादा हुई और उनको क्या बंद करवाया गया है मायावती जी ने, तो आप बलात्कार करेंगे तो क्या होगा? उस पर सबूत ले,
कई लोगों को एजिटेट करना पड़ा है, तमाम ऐसे। अभी आपने देखा क्या हुआ बुंदेलखंड में, वो एक लड़की, सानी लड़की के साथ क्या हुआ। वहाँ कांग्रेस पार्टी 20 दिन, हमारे वहाँ विधायक धरना प्रदर्शन पे बैठे रहे, बाकी दलों ने भी किया। तब तो उस लड़की पे शीलू पर जाकर तब तो उसका रिपोर्ट लिखा गया। तब तक वहाँ मंत्री, बसपा सरकार उसको पैसा दे रहे थे कि तुम अपने बात को बदल जाओ। मैं उस लड़की को भी बधाई देता हूँ कि सरकार के पूरे दबाव के बाद, पुलिस के पूरे दबाव पर उसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। उसने कहा जाता है कांग्रेस और बीएसपी में शिलापट उद्घाटन का होड़ मचा रहता है। एक मामला था, आपको उद्घाटन करना था डालमऊ गंगा पुल का, कर दिया नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि हमने बनवाया था, मैंने उद्घाटन किया। आपने कहा कि केंद्र सरकार का था, मुझे रोका गया। क्रेडिट किसका था बनवाने का? तो मैं केंद्र सरकार का पैसा था। मैं तो वहाँ गया उद्घाटन करने के लिए, और बसपा के सरकार ने कहाँ से उद्घाटन किया? लखनऊ में बटन दबा दिया। उनको लगा कि कहीं क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को ना चले जाए, सोनिया गांधी जी को ना चले जाए, क्योंकि उनके क्षेत्र की बात थी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें छोटी मानसिकता की बातें हैं। और केंद्र सरकार ने जब पैसा दिया, ये आज सब खुलासा है। केंद्र सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने एक आरटीआई का परंपरा शुरू की है, एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। कोई भी आरटीआई से पता कर सकता है कि पैसा केंद्र सरकार ने दिया कि प्रदेश सरकार ने दिया। आप कॉरपोरेट मंत्री भी हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा आईटी उद्योग हैं। कहा जाता है दिल्ली में सबसे साफ़ सफाई वाले उद्योग ही लगाए जाएंगे। इस साफ़ सफाई के बीच में होता क्या है कि जो मूलभूत ज़रूरतों वाले उद्योग हैं वो नष्ट होते चले जा रहे हैं, जिसके कारण महंगाई की मार सबसे ज़्यादा दिल्ली में पड़ती है। ऐसा तो नहीं साफ़ सफाई के चक्कर में दिल्ली की जनता ज़्यादा मार सह रही है? देखिए, कॉर्पोरेट, जहाँ तक कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री की बात है, सब हम सिर्फ कानून बनाते हैं। डे टू डे कहाँ खुलेगा, साफ़ सुथरा क्या होगा? अभी 1956 से कॉर्पोरेट कंपनी लॉ बिल चल रहा है, उसका परिवर्तन हम 2011 में दे रहे हैं। हमारा कार्य मॉनिटरिंग का काम है, कॉर्पोरेट्स का मॉनिटरिंग करने के लिए। अगर कोई शिकायत है तो उस पर हम देखते हैं, उनके रिपोर्ट सही फाइल हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स को हम अवेयर करते हैं कि किस तरह कंपनियों में किस तरह पैसा लगाना चाहिए। तो जहाँ तक लगना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये तो स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट। मैं ये सवाल आपसे इस कारण से पूछा कि आप भारत के सबसे नामी कॉलेज सेंट स्टीफन से आप ग्रेजुएट हुए। आपने यहाँ दिल्ली में रह के पढ़ाई की। हालांकि संस्कार आपके अभी भी गांव वाले ही हैं, लेकिन दिल्ली के लिए भी क्या कर्तव्य नहीं बनता कि यहाँ का जो आम आदमी है उसको महंगाई की मार से ज़्यादा बचाया जा सके? मैं तो समझता हूँ सिर्फ दिल्ली में नहीं, सिर्फ जो गांव में, जो गरीब गांव में रहता है, उसको भी महंगाई से बचाना चाहिए। और देश में सब आदमियों को, दिल्ली का हो या मेरे पडरौना के किसी गांव का व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसको महंगाई के मार से बचाना चाहिए। अगर आप देखें वर्ल्ड, आजकल इकोनॉमीज़ जो हैं, कोई एक सेपरेट इकोनॉमी नहीं हो गई, पूरे विश्व समझिए एक बड़ी इकोनॉमी हो गई, क्योंकि इतना लेन देन और पूरे देशों के बीच में हो चुका है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत राइज आती है तो प्रभावित हिंदुस्तान को भी करती है। अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमीज हर विश्व में, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, वहाँ भी मार, चाइना हो, वहाँ भी मार महंगाई की चल रही है। हमारी कोशिश है कि इस महंगाई को किसी न किसी स्तर पर रोका जाए। जो भी कदम हमसे उठाए जा सकते हैं, सरकार से उठाए जाने, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस महंगाई का मार किसी न किसी तरह रोका जाए। चाइना में महंगाई की बात किया, चाइना में महंगाई की मार अभी भी ना के बराबर है। उसका कारण ये है कि आज भी काफ़ी चीज़ें उस सरकार के हाथ में होती हैं। कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इनके हाथ में दिया जा रहा है। ऊपर के लोग मुनाफा ले लेते हैं और चुप रहते हैं, मार झेलनी पड़ती है आम जनता को। देखिए, आपको ज़्यादा लगता है कि चाइना हमसे बेहतर है, हिंदुस्तान प्रजातंत्र है। हिंदुस्तान में सारी बातें खुलासे की रहती हैं। अगर वहाँ भी महंगाई नहीं होती, वहाँ भी अगर आप देखें जितना दर हमारे यहाँ है, वहाँ भी वहाँ की दर, उससे ज़्यादा वहाँ के दर चल रहे हैं। हिंदुस्तान प्रजातंत्र है तो सब कुछ खुलासा रहता है। आप मेरे से आज इंटरव्यू ले रहे हैं, जो मन में आए आप कह सकते हैं। जो हालत हिंदुस्तान के हैं वो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, परंतु वहाँ इतना खुलासा नहीं हो सकता है। मैं नहीं समझता हूँ, उन्होंने बहुत बेहतर भी किया है और हमें उनके बारे में भी उसके किस तरह। मैंने चाइना के बारे में अच्छे खासा अध्ययन किया है। वहाँ शहरों और ग्रामीण इलाकों में फ़र्क कम होता है। महंगाई की बात कर रहा था मैं आपसे। महंगाई के मुद्दा लिया जाए तो शहरों में वो मार ज़्यादा दिखती है। गांव वाला उसके अपने व्यवस्था में
उसको सब्जी मिल जाती है, बाहर से लेनी नहीं पड़ती है, गांव की आपस में होते बार्टर सिस्टम। गांव के अंदर क्योंकि साहब यहाँ जो आदमी रहता है, जब मैं यहाँ रहता हूँ साहब, तो मुझे गेहूं भी खरीदना, आटा भी खरीदना पड़ता है, दाल भी खरीदना होता है। गाँव में रहता हूँ, ये सब वैसे ही घर खेत से आके पड़े रहता है, तो इसलिए यहाँ, क्योंकि यहाँ जितने लोग रहते हैं सारी जो सामग्री है उनको खरीदनी पड़ती है। गांव में क्या होता है, आटा घर ही का होता है, दाल घर ही का होता है, चावल घर ही का होता है, थोड़ी खेती है तो कभी कभी सब्जी भी घर ही की हो जाती है, तो वो मार कम लगता है। परंतु मैं समझता हूँ मार तो सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लगती। जो आमदनी दिल्ली में है वो गाँव में नहीं है साहब। दिल्ली गांव में तो आमदनी के कोई कम स्रोत होते हैं, दिल्ली में तो तमाम स्रोत हैं, तमाम लोग काम कर रहे हैं। तनख्वाहें जो यहाँ हैं, गांव में कभी ऐसी तनख्वाह हो नहीं सकती है। पर महंगाई सबको छूती है और इसमें हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि महंगाई को। आपसे आखिरी सवाल, आप राज परिवार से हैं, दिल्ली के सबसे नामी कॉलेज से आपने पढ़ाई की, फिर भी वापस पडरौना गए, राजनीति की, वहाँ क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं। कभी ये राजनीति अखरती नहीं है आपको? साहब बड़ी ईमानदारी की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने पिताजी को स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं वर्ल्ड बैंक में काम करूँगा, यूएन में काम करूँगा। परंतु मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे राजनीति में, जब तक वो थे, उन्होंने कभी भी राजनीति में मुझे दाखिल नहीं होने दिया। कभी राजनीति में उन्होंने कभी मुझे आगे बढ़ने का कभी भी ये नहीं कहा कि या तुम्हें राजनीति में, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा कि राजनीति में कभी आना नहीं है। मेरे परिवार की एक परंपरा रही है कि हमेशा हमने उस इलाके में 1920 में आप देखेंगे तो जहाँ कहीं चीनी फैक्ट्रियाँ नहीं होती थी, हमने 4 चीनी फैक्ट्रियाँ उस इलाके में लगाई। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमने 1930 में उस इलाके में खोले। तो एक परंपरा उस इलाके की विकास के लिए हमारे परिवार ने हमेशा करती रही। मैं भले बाहर पढ़ा, परंतु छुट्टियों में लोग विदेश घूमते हैं, बड़े बड़े शहर घूमते हैं। मेरे पिताजी ने हमेशा छुट्टियों में कुछ समय पडरौना में बिताने के लिए कहा, क्योंकि अपनी ज़मीन से, अपने मट्टी से लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में जुड़ना चाहिए। तो वो परंपरा के अंतर्गत मैं पडरौना के लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहा। संयोग था कि मैं राजनीति में आया, मेरे पिताजी की बड़ी आकस्मिक मृत्यु हुई, उसकी वजह से मुझे पडरौना में रहना पड़ा। और पडरौना के लिए सेवा करते करते मैं तो पडरौना में 89 में जाके रहने लगा साहब, 90 से रहने लगा, जब कांग्रेस का ना प्रदेश में कोई बोलबाला था और केंद्र में भी हम हट गए थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उस ज़माने से हमने कांग्रेस का हाथ थामा है और कांग्रेस ने हमारा हाथ थामा है। और ये एक ही लक्ष्य को लेके हम राजनीति में थे कि इस इलाके के लिए बढ़ोतरी करने हैं। विधायक के लिए मैं वहाँ विधायक 13 साल के लिए रहा, क्षेत्र के लिए जितना विकास हो सकता करा। आज मंत्री हूँ तो इस इलाके के लिए, पूर्वांचल के लिए जितना कर सकूँगा, देश के लिए तो करूँगा ही करूँगा, पर पूर्वांचल के लिए भी करने के लिए जितना शक्ति मेरे पास है उस सब का प्रयोग ज़रूर करूँगा। सत्ता के गलियारे में आप आए, हमारे साथ खास चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग। नमस्कार।